सबका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज हम बीपीएससी 133 कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के यूनिट 4 सिविलियन और मिलिट्री रिजीम्स पर गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके सामने इजमाली खाका पेश है, जिसमें हम फौजी हुकूमतों के मकासद, उनका तारुफ, उनके रिलेशंस आपस में कैसे रहते हैं, सिविल और मिलिट्री, इंडिया में कैसी रिलेशनशिप है, चाइना में कैसी है और कितनी इंटरफेरेंस है फौज की सियासत में। फौजी हुकूमत के फीचर्स पढ़ेंगे, यानी खुसूसियात, उनके अक़साम और हुक्मरानी की हिकमत अमली, और सियासत में फौजी नताइज क्या निकलते हैं। मकासद, ऑब्जेक्टिव्स। जैसा कि हमने पिछले यूनिट में देखा, फौजी हुकूमतें आमराना हुकूमतों का एक ज़ेली सेट है। जो फौजी हुकूमतें हैं, मिलिट्री रिजीम्स, वो अथॉरिटेरियन रिजीम्स का एक सबसेट है। सिविलियन हुकूमतों के बरक्स ये निजाम घोड़ों की पीठ पर सवार मर्दों के ज़ेर कंट्रोल होता है। ये यूनिट फौजी हुकूमतों पर मरकूज है और इसमें तरक्की पजीर ममालिक में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की नवियत को ज़ेर बहस लाया जाएगा। इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम मंदरजे झैल चीजों को समझ पाएंगे। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के मुख्तलिफ नमूनों की वजाहत, फौजी हुकूमतों और उनकी खुसूसियात की वजाहत, मुख्तलिफ किस्म की फौजी हुकूमतों की शिनाख्त और माशरे, मईशत और सियासत पर फौजी हुक्मरानी के नताइज की वजाहत। इंट्रोडक्शन। तारुफ में हम ये जानेंगे कि फौज रियासतों के असरी माशरे में एक ताकतवर इदारा है। जो मिलिट्री है, ये कंटेम्प्रेरी टाइम्स में एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है स्टेट का। फौजी हुकूमतें आमराना हुकूमतों का एक ज़ेली सेट है, लेकिन तमाम आमराना हुकूमतें फौजी हुकूमतें नहीं हैं। All authoritarian regimes are not military regimes। दाखिली बहरान से दो चार रियासत में हुकूमत की भागदौड़ उमूमन फौज ने ही संभाली है। जब भी कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तब मिलिट्री ने ही स्टेट को संभाला है। कतई नजर हुकूमत की शक्ल से फौज से एग्जीक्यूटिव के मातहत होने की तवक्को की जाती है, और फौज जो होता है वो एग्जीक्यूटिव के मातहत रहता है। और जब फौज को बुलाया जाए तो एग्जीक्यूटिव की मदद करे, और एग्जीक्यूटिव मुसल्लह अफवाज की हकीकी जरूरियात को पूरा करे। फौज को जब बुलाया जाए वो एग्जीक्यूटिव की मदद के लिए आए, और एग्जीक्यूटिव की जरूरियात और फौज की जरूरियात एग्जीक्यूटिव पूरा करे, यानी उनका खास ख्याल रखा जाए और उनका हक अदा किया जाए। दूसरे अल्फाज में सिविलियन एग्जीक्यूटिव और फौज से तवक्को की जाती है कि वो अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा एक दूसरे के साथ ताउन से करे, एक दूसरे की जगह पर तजावुज न करे और इस तरह रियासत के निजाम में रुकावट न बने। फौज को जब मदद के लिए बुलाया जाए, वो मदद के लिए आए, और एग्जीक्यूटिव फौज का खास ख्याल रखे, उनके तवक्कुआत पर पूरा उतर आए, और फौज से भी ये तवक्को रखनी है कि वो
काम इस तरह करे कि वो आपस में सिविलियन और मिलिट्री ताउन बरकरार रखे और एक दूसरे पे पावर से ओवरलैप ना करे। इस तरह से सिस्टम रुकावट के बगैर स्टेट का चल सकता है। ताहम एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के ममालिक में हुकूमतों में फौज की मुदाखलत का वसी पैमाने पर फैलाव रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जो है, ये पहले कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स के पास, और जब ये फिर आजाद हो गई ब्रिटिशर्स की हुकूमत से, तो नई स्टेट्स उभर कर आई। इन नई कायम होने वाली रियासतों ने सियासत में फौज की मुदाखलत और फौजी बगावत का मुशाहिदा किया है। 1980 के बाद से तरक्की याफ्ता ममालिक और 1990 की दिहाई में मशरकी यूरोप में फौजी हुकूमतों को सिविलियन में तब्दील करने का रुझान रहा। एक टाइम ऐसा भी गुजरा 1980 और 1990s में, जो ये हमारी कंट्रीज थी, मशरकी यूरोपियन कंट्रीज, वहां पे ये बोलबाला हो गया कि जो फौजी हुकूमतें हैं इनको सिविलियन में ट्रांसफर किया जाए। लेकिन तरक्की पजीर ममालिक, यानी वो तो डेवलप्ड कंट्रीज का कॉन्सेप्ट रहा, वो वहां पे रुझान रहा 1980s और 1990s में। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वहां पर बगावत की कोशिशें मुसलसल परेशान करती रही। हम अपने पड़ोस को ही लेंगे, जैसे बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान में फौज या तो इक्तदार में आ चुके हैं, या तो इन्होंने अथॉरिटी संभाली है, या पस पर्दा बिहाइंड द कर्टन क्या करते हैं, हुकूमतों को डिक्टेट कर चुके हैं या डिक्टेट करते रहते हैं। फौज और कानूनी तौर पर तश्कील शुदा अवामी हुकूमत के दरमियान मौजूद मातहती का निजाम सियासी निजाम की दर्जाबंदी के लिए एक अहम बुनियाद के तौर पर उभरे हैं। ये जो मिलिट्री और जो ये पब्लिक गवर्नमेंट है, इनके दरमियान जो ये सब सर्वेंट सिस्टम रहा है, ये एक बुनियाद बनी है हमारे लिए क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स या पॉलिटिकल सिस्टम को दर्जाबंदी करने में, पॉलिटिकल सिस्टम को क्लासिफाई करने में। हम पहले सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के नमूनों का जायजा लेंगे और बाद में फौजी हुकूमतों की खुसूसियात और इसके दुनिया के तरक्की पजीर हिस्से पर असरात का जायजा लेंगे। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात। शुरू में इस्तिलाहात फौजी, सिविलियन और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को वाज़िह करना मुफीद होगा। फौज की मारूफ तारीफ के मुताबिक इससे वो तमाम तबकात मुराद हैं जो जंगी हथियारों पर मुकम्मल इख्तियार रखते हों। जो ही हम फौज का जिक्र करते हैं तो हम आर्मामेंट्स का जिक्र भी करते हैं, जिन आर्मामेंट्स पे मिलिट्री का पूरा इख्तियार होता है। इनका बुनियादी मकसद बैरूनी फौजी खतरात के खिलाफ कौमी रियासत और इसके शहरियों का दिफा करना। फौजी हुकूमतों के पास फौजी हथियार किस लिए होते हैं और फौज किस लिए होती है? इसलिए क्यों जब भी कोई बैरूनी मुल्क नेशनल सिक्योरिटी पे कोई दबाव डाले या इस मुल्क पे हमला करने की कोशिश करे तो मिलिट्री आगे बढ़े और वो इस सिटीजन्स का और स्टेट का दिफा करे और वो रियासत के कानूनी और जायज आलात के तौर पर तकसीम किए गए होंगे। और फौज को जो ये मिलिट्री पावर और जो ये आर्मामेंट्स यूज करने का हक है वो लेजिटिमेट है।
सिविलियन की इस्तिलाह तमाम गैर फौजी समाजी कारकुनों के लिए इस्तेमाल होती है। ये तो हमने मिलिट्री का पढ़ा, अब हम सिविलियन रिलेशनशिप का मुआयना करेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले ये कहा कि गैर फौजी, यानी ये इस्तिलाह सिविलियन की जो है वो नॉन मिलिट्री है, जिसमें हम सोशल एक्टिविस्ट्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस या दोनों पॉलिटिकल एज वेल एज नॉन पॉलिटिकल, जैसे कानून साजी, इंतजामी और अदालती हुकूमत की शाखें और गैर रियासती सियासत का रुकन, जैसे सियासी जमातें, पॉलिटिकल ग्रुप्स, मफाद आमा के गिरवा, समाजी तहरीकें और सिविल सोसाइटी की अंजुमनें वगैरह। इस तरह सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की इस्तिलाह से फौजी और सिविलियन हुकाम या वसी मानों में हर तरह पर मुआशरा और फौज के दरमियान ताल्लुकात मुराद है। ताहम ये वाज़िया रहे कि दोनों इस्तिलाहात के दरमियान फर्क इतना सादा और आसान भी नहीं रहा है कि देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री रिलेशनशिप। ऐसे मुआशरे भी बने हैं जिसमें हुक्मरान और कबायली जंगजू और मुसल्लह कुव्वतों का किरदार अदा करते रहे हैं। इसी तरह यूरोप की जागीरदाराना बादशाहतों में भी बेहरीन जंगजू भी होते थे। ये सिर्फ 18वीं सदी की आखिर में, खास तौर पर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, उसके बाद फौजी अफसर की जो ओबीडियंस थी वो हुक्मरान के खानदान के साथ या यहाँ तक के मुंतखब हुकाम के साथ, कौम के साथ वफादारी से बदल गई। पहले क्या था, जो मिलिट्री थी वो लॉयल थी टू द सिस्टम। सिस्टम में कौन होता है, जो आपका हुक्मरान होता है। और बाद में एक शिफ्ट हो गया, ये लॉयल्टी फ्रॉम सिस्टम टू नेशन चेंज हो गई। फिर ये मिलिट्री कौम के साथ वफादारी से बदल गई। फौज की मुख्तलिफ तर्ज़े जिंदगी, तरबियत, समाजी हैसियत और कैरियर पर मुबनी इदारा और मादी मफाद ने फौजी कुव्वतों और हुकूमतों के दरमियान ताल्लुकात को एक नई जहत और सिमत दिखाई। जंग के बाद के दौर में फौज अफ्रीका और लातीनी खिते के कई तरक्की पजीर पोस्ट नवाबादियाती ममालिक के हुक्मरान पर या एक अहम उनसर के तौर पर उभरी। इन ममालिक में वसी पैमाने पर फौजी हुक्मरानी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दूसरी जंग अजीम के बाद से 5 दिहाइयों में तकरीबन 56% तरक्की पजीर रियासतों यानी कम्युनिस्ट रियासतों और छोटी रियासतों को छोड़कर 10 लाख से कम आबादी वाले ने कम अज कम एक फौजी बगावत की थी। अगरचे तरक्की याफ्ता ममालिक में फौजी हुकूमतें पहले भी मौजूद थी, जैसे हम देखते हैं यूरोप में, स्पेन में 1930 और 70 की दिहाई के दरमियान, या पुर्तगाल में 1920 और 70 की दिहाई के दरमियान, यूनान और 1967 और 1970 के दरमियान। लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर तरक्की पजीर ममालिक की सियासत में फौजी मुदाखलत के वाक़यात ने सियासत के माहिरीन की तवज्जो मबजूल कराई। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की नवीयत और मसाइल एक सियासी निजाम से दूसरे सियासी निजाम तक बदलते रहते हैं। जो ये सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है, इसका नेचर एक पॉलिटिकल सिस्टम में एक है और दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम में दूसरा है। ताहम इन ताल्लुकात की रोशनी में सियासी निजाम को मामूली तगीरात के साथ 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। पॉलिटिकल सिस्टम को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट ग्रुप क्या है? पहला ग्रुप वो सियासी निजाम जिनमें
मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं नॉन पॉलिटिकल। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप इन द पॉलिटिकल सिस्टम, जहां पे हम मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल तौर पर नॉन पॉलिटिकल कहते हैं, और बड़ी हद तक फौज इसके मातहत आलाकार है, और जो ये मिलिट्री है ये मातहत रहती है, सब सर्वेंट रहती है हुकूमत की। भारत और अमेरिका इसकी अच्छी मिसालें पेश करते हैं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की ये शक्ल फौज को नहीं रोकती सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने से। गोया कि सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप ऐसी हैं कि मिलिट्री को नॉन पॉलिटिकल कहा जाता है इस ग्रुप में, तब भी मिलिट्री अपना असर रसूख इस्तेमाल करती है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन रहता है, हतमी फैसला हमेशा सिविल हुकाम के पास होता है। दूसरे ग्रुप में हमारे पास चीन और इराक जैसे सियासी निजाम है, जहां हुक्मरान जमात और मुसल्लह अफवाज के दरमियान एक फार रिश्ता पर मौजूद है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का ये नमूना तमाम सोशलिस्टों और बहुत सी दूसरी जगहों में जहां एक नजरियाती बालादस्ती और कंट्रोल हुक्मरान पार्टी को हासिल है, यहाँ की जहां पर सिंगल सिस्टम है, सिंगल पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी है, पॉलिटिकल हेजेमनी है, वहां पर साबिक सोवियत यूनियन और म्यांमार इस किस्म की मिसालें हैं, जहां पर मुसल्लह अफवाज जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर्स में हिस्सा लेता है। हमारे पास कई ऐसे ममालिक हैं जिनमें फौज ने कानूनी तौर पर मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया, कि हुकूमत उलटकर फौज खुद हुक्मरानी के लिए आ गई और इसके अपने मेंबरान को हुक्मरानों के तौर पर नस्ब किया, या फिर सिविलियन हुकूमत पर बहुत ज्यादा असर रसूख हासिल किया। नाइजीरिया और पाकिस्तान सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के इस तर्ज की एक अच्छी मिसाल पेश करते हैं। ये दोनों ममालिक 3 दिहाइयों के तवील अरसे तक, यानी कि 30 डिकेड्स तक, यानी कि 3 डिकेड्स तक, यानी 30 साल फौजी हुक्मरानी के तहत रही। जमहूरी तौर पर मुंतखब सिविलियन हुकूमत वापस आने के बावजूद एक मजबूत प्रेशर ग्रुप के तौर पर उभरी है। आइए हम पहले 2 ग्रुपों यानी हिंदुस्तान और चीन की नुमाया मिसालें लेते हैं। हिंदुस्तान में गैर सियासी नवियत की रवायत, हिंदुस्तान में फौज की गैर सियासी नवियत की रिवायत कायम रही है। इंडिया में हमने देखा कि यहाँ पर ये ना जो मिलिट्री है उसका नॉन पॉलिटिकल नेचर रहा है। फौज आजादी के बाद इब्तिदाई सालों में कमोबेश खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसियों के मामलात में किसी भी फैसले से खारिज थी, यानी कि उनको डिसीजन मेकिंग पावर्स में नहीं दिया जाता था सरकार की तरफ से। चीन के साथ 1962 की जंग के बाद मामलात के हवाले से जो सेंसिटिविटी बढ़ गई और बैरूनी सलामती के लिए और नेशनल सिक्योरिटी फॉर द एक्सटर्नल सिक्योरिटी और दिफा को एला पॉलिसी तरजीह हासिल हुई। सिविलियन क़यादत और फौज के दरमियान ताल्लुकात हमेशा हमवार नहीं रहे, हमेशा फ्रेंडली नहीं रहे। ऐसे मौके भी आए जब हमने देखा फौज और सियासी क़यादत के माबीन शदीद इख्तिलाफात रोनुमा हुई, इनमें बहुत सारी डिस्पैरिटीज हो गई, कॉन्फ्लिक्ट आया रिलेशनशिप में, किसके, फौज और सिविलियंस के। तो इस सिलसिले में सबसे मशहूर मिसाल हिंदुस्तानी फौजी के सरबरा जनरल जो थे चीफ फेडरल मार्शल थमाया, जिन्होंने उस वक्त के वजीर आजम पंडित नेहरू को अपना इस्तीफा उस वक्त पेश किया जब इनके पाकिस्तानी हम मनसब दिल्ली पहुंचने वाले थे। गोया कि
जनरल फेडरल मार्शल थिमाया और वजीर आजम पंडित नेहरू को आपस में ताल्लुकात स्मूथ नहीं चल रहे थे। यही वजह हुई कि मार्शल थिमाया ने इस्तीफा पेश किया उसी वक्त जिस वक्त पाकिस्तान से उनके हम मनसब यानी यहाँ के आर्मी चीफ ने उस टाइम अपना इस्तीफा पेश किया जब पाकिस्तान से उनके हम मनसब दिल्ली पहुंचने वाले थे। इस तरह दिसंबर 1998 में बहरिया के सरबरा नेवी के जो चीफ थे एडमिरल विष्णु भागवत को बरतरफ कर दिया गया। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने कौमी सलामती से नेशनल सिक्योरिटी से कोई समझौता किया है और वो समझौता जानबूझकर उस वक्त के वजीर दिफा के हुक्म की नाफरमानी की। उस वक्त जो वजीर दिफा थे, जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनका ऑर्डर न मानते हुए उन्होंने कौमी सलामती पर समझौता किया। जो वहां पर उस टाइम वजीर दिफा थे वो थे जॉर्ज फर्नांडिस और वजीर आजम थे वाजपेयी साहब। एडमिरल ने हुकूमत के फैसले को चैलेंज किया। जब हुकूमत ने इसको सस्पेंड किया तो ये एडमिरल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बरतरफ करने के हुकूमती फैसले को कायम रखा। एडमिरल भागवत को हर तरफ बरतरफ करना हिंदुस्तान की मिलिट्री सिविल ताल्लुकात की तारीख में अब तक का सबसे मुतनाज़ह वाक़या है। इस वाक़ये के नतीजे में भारत में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर एक बहस का आगाज हुआ। अगरचे इस बहस के नताइज अभी सामने आना बाकी हैं, ताहम इसने संजीदगी के साथ इस बात की तहकीकात का मौका फराहम किया कि आखिर सिविलियन लीडरों, जो हमारे लीडर्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको जो मुसल्लह अफवाज की डेली रूटीन वर्क है, डेली लाइफ है, उसमें कितना इंटरफेयर करने का हक हासिल है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कितना कंट्रोल करना है और इसकी अमली हदूद क्या है। उस वक्त ये बात सामने आ गई थी कि सिविलियन बाजू को पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक मकासद का तयन करना चाहिए कि इनको स्ट्रेटजी एक बनानी चाहिए और वो उनको नाफिज करे, इम्प्लीमेंट भी उस स्ट्रेटजी को, उस पॉलिसी को फौज ही करे। फौज की जो डेली लाइफ थी, उनकी रोजमर्रा की भागदौड़ या उनकी जो मुदाखलत थी, नज़्म ज़ब्त को खतरे में डालेगी और इसकी पेशा वराना महारत को चकनाचूर कर देगी। इनका इससे प्रोफेशनलिज्म ही इनका खत्म हो जाएगा। बहस में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा तखलीक करने की तजवीज भी दी गई। उसी वक्त ये सामने आया कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का एक पोस्ट क्रिएट करना चाहिए ताकि वो जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनती है वो तश्कील दे और वो कैबिनेट को आगाह करते रहे उनके मालूमात के हिसाब से। दिसंबर 2019 में जनरल बिपिन रावत को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया। ताहम ये बात अहम है कि हिंदुस्तान में मुसल्लह अफवाज के रिटायर अफसरान को अवामी नुमाइंदों के तौर पर तैनात किया गया है। जो रिटायर्ड जो फौज के अफसरान होते हैं, फिर वो अवाम के न्यू रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं। मजीद ये कि हिंदुस्तानी फौज मरकजी हुकूमत के वाजिया शोरशु और दहशतगर्दों से लड़ने में शामिल हुई है। जो हिंदुस्तान की फौज है वो तो न तो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेती है हिंदुस्तान में, और लेकिन ये बात यहाँ पे
जरूर दोहराएंगे कि फौज ने दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में एक अहम रोल अदा किया। अब आते हैं चीन पर। चीन एक ऐसा मुल्क है जो मार्क्सिस्ट नजरिए के तहत वजूद में आया, जहां पर मार्क्सिज्म का बोलबाला है और कम्युनिस्ट पार्टी रियासत के मामलों को कंट्रोल करती है। फौज एक ही वक्त में हुक्मरान ढांचे का हिस्सा भी है और पार्टी के मजबूत कंट्रोल में भी है। वहां पर जो फौज है दैट्स द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। कम से कम इब्तदाई सालों में फौज और पार्टी एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए थे। माओ ज़ेडुंग ने फौज और पार्टी के दरमियान फर्क की वाज़ेह लकीर खींची थी और कहा था कि फौज हमेशा पार्टी के मुकम्मल कंट्रोल में रहेगी। हालांकि इन्होंने ये भी कहा था कि सियासी ताकत बंदूक के बैरियर से निकलती है, कंट्रोल पार्टी ही करती है फौज को। और ये जो हम कहते हैं जो सियासी ताकत जो होती है वो बंदूक के बैरल से निकलती है। वक्त गुजरने के साथ चीनी फौज ने पेशेवराना महारत हासिल की और इसने कुछ मौकों पर इस पार्टी के साथ एक तनाजा में ला खड़ा किया। हालांकि ये पार्टी है जो अभी फौज को कंट्रोल करती है। फौज अक्सर फैसला साजी के आला तरीन ढांचे का रुकन रही है, मसलन पॉलिट ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी की तरह। ताहम ये भी वाजिया होना चाहिए कि 1987 में स्टैंडिंग कमेटी में फौज की नुमाइंदगी नहीं थी, तब ये नुमाइंदे नहीं बने थे स्टैंडिंग कमेटी के, इस वजह से कि इस वक्त के दौरान शुरू होने वाले इस्तिलाहात ने पार्टी, हुकूमत और फौज के दरमियान वाजिया फर्क कायम करने की एक कोशिश का आगाज किया था। पार्टी की पॉलिसियों के खिलाफ 1989 के मुजाहरे के नतीजे में सामने आने वाले वाकयात के दौरान एहसास होने लगा कि फौज ने इसको दाखिली सलामती के फराइज अंजाम देने में जोश खरोश और मुतवक्का सतह को जाहिर नहीं किया। इसके बाद फौज की स्टैंडिंग कमेटी की रुकनियत को 1992 में बहाल किया गया। जब चाइना में पार्टी के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई तो फौज को जो पब्लिक कंट्रोल करना था, वो दिखाना था, फौज ने वैसा जोश खरोश नहीं दिखाया और उसी वजह से उसके बाद फौज की स्टैंडिंग कमेटी की रुकनियत को बहाल किया गया 1992 में। एक तज्जियाकार का ख्याल है कि पार्टी और अफवाज के दरमियान निचली सतहों के मुकाबले में आला सतह पर ज्यादा इन्हिसार है। जो हम कहते हैं कि जो सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप में क्या है, लोअर लेवल पे ज्यादा जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि आला सतह पर ही फौज और सिविलियन आपस में इंटरडिपेंडेंट है। आया फौज पार्टी यानी सियासत ताकत पर नुमाया असर और रसूख हासिल करेगी या नहीं, कई तज्जियाकारों के दरमियान बहस का मौजू रहा है। खास तौर पर फौज को इकोनॉमिक्स में शामिल करने के बाद, इक्तिसादियात में शामिल करने के बाद ये बहस शुरू हुई कि फौज को मॉडर्नाइजेशन ड्राइव और इन कामों को अंजाम देने के लिए कहा गया, जो कि आखिर में मुल्की खजाने में अपना हिस्सा डालने के काबिल हो जाए। 1998 में फौज को सब कार्रवाइयों को खत्म करने को कहा गया। जितना भी फौज ने माशत में कारोबारी कार्रवाइयां जो की थी, उनको कहा गया कि वो डिस्ट्रॉय कीजिए, खत्म कीजिए। उसकी वजह ये थी कि ये पता चला था कि ये तेजी से सिविल कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं और इसके अलावा वो फौज के खिलाफ बदनमानी और ज़खीरा अंदोजी के इल्जामात भी लगाए गए थे, यानी कि फौज करप्शन में भी मुलतवी हो गया था, उन पे वो इल्जाम भी लगाया गया था।
पुलिस फोर्सेस और अदलिया को भी कारोबारी सरगर्मियां शुरू करने के लिए एक बहाना मिल रहा था। फौज के पास कारोबारी सरगर्मियां एक हद तक इनकी पेशा महारत को मुतासर कर रही थी। जो फौज जो यूं ही ये कारोबारी जो ये इकोनॉमिक्स में आया, ये माइशत में आया, इससे फौज की प्रोफेशनल लाइफ पे बड़ा असर पड़ा। पॉलिटिक्स में फौजी मुदाखलत यानी इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिक्स, इंटरफेरेंस ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, सियासत में फौजी मुदाखलत की वजाहत। जैसे जैसे डिकोलोनाइजेशन ने रफ्तार पकड़ी और बहुत से ममालिक खुद मुख्तार बनकर उभरे, एशिया और अफ्रीका की आजाद रियासतों में बड़े पैमाने पर यह ख्याल किया जाता था कि वहां बहुत कम इम्कान है कि फौज इनकी सियासत में किरदार अदा करेगी। हालांकि मुख्तसर वक्त गुजरने के बाद साथ ही फौज इन ममालिक में से कई एक में मजबूत सियासी कुव्वत के तौर पर उभरी। इसने मुतअद्दिद समाजी सियासतदानों को तरक्की पजीर ममालिक में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की नोयत का मखसूस मुताला करने की तरगीब दी है। सैमुअल एफ फाइन की किताब ऑन हॉर्सबैक तरक्की पजीर ममालिक में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर पहला बड़ा काम है। जो सैमुअल एफ फाइन ने जो बुक लिखी ऑन हॉर्सबैक, वो डेवलपिंग कंट्रीज में एक बहुत बड़ा वो रिसर्च पेपर रहा उनका, वो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। फाइनर ने क्या कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को सियासी सकाफत से इन्होंने जोड़ा है, कि जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है, इन्होंने बोला है ये पॉलिटिकल कल्चर के साथ लिंक्ड है। वो सियासी सकाफत की 4 सतहों की निशानदेही करता है। वो कहते हैं कि जो सियासी सकाफत है उसकी 4 लेवल्स है। पॉलिटिकल कल्चर के 4 लेवल्स हैं, डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड और वीक, यानी पुख्ता, तरक्की याफ्ता, पस्त और कम से कम। और इनका ताल्लुक फौज की मुख्तलिफ किस्म की फौजी मुदाखलत करने के रुझान से है। और इन्होंने ये सतह क्यों कायम की है? वो इस वजह से कि इन ममालिक में फौज का इंटरफेरेंस उनकी तरक्की के हिसाब से है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पे फौज का दखल कम है, जो पस्त है वहां पे ज्यादा है, जो कम से कम है उनमें उससे भी ज्यादा। निचली सतह की सियासी सकाफतों में रियासत का फुकदान है, ताकत के इस्तेमाल को मुनज़्ज़म करने वाले इदारे और तरीक़ेकार कमजोर या कम है। पस्त सियासी सकाफत के हामिल तरक्की पजीर ममालिक में बगावत या इंतहाई शक्ल में फौजी मुदाखलत का खतरा है। फाइनल के मुताबिक इस तरह की मुदाखलत तरक्की याफ्ता सियासी कल्चर वाले ममालिक में भी हो सकती हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर भी इंटरफेयर हो सकता है मिलिट्री का, लेकिन वो आमतौर हुकूमत पर प्रेशर तक ही महदूद रहता है। वो प्रेशराइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को और ज्यादा असर और रसूख वो हासिल वहां पर नहीं कर सकते हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्क हो। तरक्की पजीर ममालिक में सियासत में फौजी मुदाखलत के सियासी किरदार की वजाहत के लिए दीगर अवामिल की भी निशानदेही की गई है। मिसाल के तौर पर बैस मक्कनी ने आजादी की जदोजहद के दौरान फौज के सियासी असर और रसूख और इसके किरदार के दरमियान रबत पर रोशनी डाली है। अल जजीरा की मिसाल है, जहां फ्रांस से आजादी की जदोजहद में मुसल्लह अफवाज मुल्क में सबसे आगे थी और इससे अल जजीरा के सियासी निजाम में इसकी कौमी हैसियत जारी है और फौज आज तक सियासी निजाम में एक अहम किरदार अदा कर रही है। कुछ मुतालात ने इन समाजी हालात को भी देखा है जो फौज के मजबूत किरदार के लिए साजगार हो सकते हैं। एम.एस. पॉल मुजर, जिन्होंने मिस्र में इजिप्ट में मिलिट्री ताल्लुकात को अपनी तहकीक का मौजू बनाया है, उन्होंने ये रिसर्च ही इसी पे की है कि मिसाल के तौर पर मिस्र में कई समाजी हालात की निशानदेही की है जिसे इसने
प्रियाटोरियनिज्म कहा है, यानी जिस रियासत में सियासी फैसला साजी कमजोर हो, जहां पे आपके पॉलिटिकल आपका जो सिस्टम है, आपके जो सियासतदान हो वो स्किलफुल ना हो, वहां ज्यादा से ज्यादा फौज के वो जेर असर रहता है। कुछ समाजी हालात जिनकी शिनाख्त फौज के लिए जरखे जमीन फराहम करने के तौर पर की गई है हस्ब झेल है, जिसमें समाजी हम आहंगी की कमी, एक सियासी तौर पर कमजोर मुतवस्त तबका और आमतौर पर निचली सतह का सियासी तौर पर मुतहरिक न होना। अब फौजी हुकूमतों की फीचर्स उनके क्या है फौजी हुकूमतें। जैसा कि हमने पहले मुशाहिदा किया, फौजी हुकूमतें ऐसी रियासतें होती हैं जहां मुसल्लह अफराद होते हैं। अफवाज एला सियासी फैसले खुसूसी तौर पर या बुनियादी तौर पर करती है, अगर ये इस्तिला इन मामलात का इहाता करती है जहां कब्जे की एक अजनबी फौज ने फतह, यहाँ पे एलियन आर्मी आई होती है, एलियन मिलिट्री आई होती है। रियासत इस्तिलाह फौजी हुकूमत अक्सर रियासतों के हवाले से इस्तेमाल होती है। जहां हमने देखा दूसरे जंग के बाद जर्मनी और इटली में इत्तेहादी फौजी हुकूमतों के तौर पर आलमी जंग छेड़ी गई, जिसकी फौजी हुकूमतों ने एक साबिक सिविलियन हुकूमत का तख्ता उलटकर हुकूमत की है, सप्लांट किया हुकूमत को और खुद ताकत में आ गई, पावर में आ गई। फौजी हुकूमतें असल के लिहाज से आमिरत की दूसरी शक्लों से मुख्तलिफ होती है। माशरे में या इसमें हुकूमती दखल की कानूनी हैसियत या इन तमाम अवामिल का इम्तिजाज जदीद कौमी हुकूमतें इससे मुख्तलिफ है। सिविलियन आमराना हुकूमतें अपने जवाज के जराये में सिविलियन डिक्टेटर तरक्की पजीर दुनिया इनकी क़यादत से अपनी कानूनी हैसियत हासिल करती है। आजादी की जदोजहद या वाहिद जमातों की क़यादत से जिसकी बुनियाद रखी गई है, इनसे या किसी धांधली ज़दा इलेक्शन, यानी कि जिसमें जो रिगड इलेक्शन हो, जिसमें धांधली हुई हो, वो उम्मीदी को बरकरार रखते हुए ताकत को बरकरार रखते हैं। जाती और सरपरस्त क्लाइंट ताल्लुकात का नेटवर्क फौजी हुक्मरान भी इसका सहारा लेते हैं। इख्तिदार को बरकरार रखने की हुकूमत अमली, लेकिन इनकी हुकूमती फितरी एहसास की कमी का शिकार होते हैं। उनमें जो होता है ना, जो इनेट सेंस ऑफ लैक ऑफ लेजिटिमेसी होती है, वो शिकार होते हैं इसी एहसास का। कानूनी हैसियत फौजी हुकूमतों को भी मुतल्लिकुल अनान यानी टोटलिटेरियन निज़ाम हुकूमतों से मुमताज किया जाना चाहिए। दोनों के दरमियान 3 फिरकों की निशानदही करें। सबसे पहले मुतल्लिकुल अनान हुकूमतों का दावा है, इनके नजरियात की बुनियाद पर कानूनी हैसियत जो वो बयान करते हैं एला है, जमहूरियत की एला शक्लें। दूसरी तरफ फौजी हुकूमतें आमतौर पर ऐसा नहीं करती, तफसीली और रहनुमाई नजरियात की हिमायत करे। दोम फौज हुकूमतों के बरक्स जो मुसल्लह अफवाज की सियासत में मुदाखलत के नतीजे में वजूद में आए, मुतल्लिकुल अनान आमिर मुसल्लह सियासी जमातों को मुनज़्ज़म करके इक़्तिदार पर कब्जा करती है। मुतल्लिकुल अनान एक बार ताकत में आने के बाद अपनी पार्टियों की बालादस्ती कायम करती है। तंजीमें बशमूल मुसल्लह अफवाज आखिरकार फौजी हुकूमतें महदूद इजाजत देती है। अक्सरियत अगरचे कोई जिम्मेदार हुकूमत नहीं है, पर मुतल्लिकुल अनान हुकूमतें दूसरी तरफ वाहिद जमाती सिंगल पार्टी सिस्टम जिसमें है, इसके जरिए पूरे माशरे को कंट्रोल करने की कोशिश करे, दहशतगर्दी का वसी इस्तेमाल कर। मोटे तौर पर हम देखेंगे आपकी फौजों के अक़साम, फौजी हुकूमतों की काइंड्स कितने हैं। मुख्तलिफ फौजी हुकूमतों को जगह की तरफ से मुमताज किया जा सकता है। फौज रियासत के फैसला साजी के ढांचे में या किस चीज से है वो अपनी ताकत के साथ करते हैं, और अला फैसला साजी में फौज का किरदार रियासत से दूसरे रियासत में मुख्तलिफ होता है।
हम यहाँ वसी पैमाने पर दो अक़साम में फर्क कर सकते हैं। सबसे पहले फौजी जनता किस्म है, जिसमें आला तरीन पॉलिसी साज इदारा जनता या कमांडर काउंसिल होता है। तीनों खदमात नेवी, आर्मी, एयरफोर्स यानी फौज, बहरिया और फिजाया की नुमाइंदगी करने वाले अफसरान फौजी जनता आमतौर पर एक सिविलियन काबीना का तकर्रुर करते हैं ताकि वो अपने पावर्स, अपनी अथॉरिटी को उसके तहत इंतजाम करे। या पार्टियों और मुकर्रना को दबाया जाता है, वरना सिर्फ एक ही सरकारी पार्टी है। अक्सर पार्टियां और मुकर्रना बराए नाम और मातहत नवादरात होते हैं। फौजी एग्जीक्यूटिव फौज, जैसा कि इसके सीनियर अफसरान की नुमाइंदगी करता है, फौजी जनता तर्ज हुकूमत में पॉलिसी साजी में फाल और अला किरदार अदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि सदारती किस्म है, जिसमें फौज माउन किरदार अदा करती है। तख्लीकी या फाल किरदार के बजाय किरदार यहाँ काबीना बड़े पैमाने पर बनती है। फौजी एहलकारों के बजाय मुकम्मल तौर पर सिविलियन से, मिसाल के तौर पर जायद में फौज का किरदार सदर के हामी है, जबकि सरकारी जमात बड़ी हद तक बराए नाम शाम में तहा मकामी सियासी जमात एक में से सबसे आगे। अफसर के साथ अलामती रिश्ता यहाँ फौज का किरदार नहीं है, लेकिन ज्यादा फाल किरदार अदा करने के लिए तौसी करता है। ताहम इनकी पार्टी का वजूद सदर को सारसी करने के काबिल बनाता है और इस तरह आजादाना तौर पर काम करता है। सिविल और मिलिट्री दोनों शोबों की क़यादत फौजी हुकूमतों को ताकत के इस्तेमाल के तरीके से भी पहचाना जा सकता है। कुछ फौजी हुकूमतें खुद को निगरानी या गश्त तक महदूद रखती है। माशरा थाईलैंड में मिसाल के तौर पर ज्यादातर फौजी काबीना सिविल की इजाजत देती है। मामला चलाने में वसी खुद मुख्तारी की खदमत और जो कुछ है इसकी सदारत करते हैं। पूरी एक तरह फ्री विलिंग माइशत गाना और नाइजीरिया में तहम हुकूमतें आगे बढ़ी। वो एक कोई भी प्रोग्राम की हिदायत करते हैं, लेकिन वो सिविल सर्विस को छोड़ देते हैं, इसका इंतजाम करे। आखिर में वो फौजी हुकूमतें हैं, जैसे बर्मा में और इंडोनेशिया में, जिसमें मुसल्लह अफवाज न सिर्फ आला इख्तियारात का इस्तेमाल करती है, पॉलिसी साजी बल्कि हकीकी इंतजाम में भी बड़ा किरदार अदा करती है। इस तसल्लुत के कयाम के लिए हुक्मरानी की हिकमत, अब हमको देखना है कि क्या स्ट्रेटजी रहती है मिलिट्री की। इस तसल्लुत के कयाम के लिए अक्सर बेरहमाना तशद्दुद के इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है, वायलेंस की जरूरत पड़ती है। मुसल्लह फौज के अंदर मुख्तलिफ दड़ों को दबाना, मजमूई तौर पर आबादी को दहशत ज़दा करने के लिए जालिमाना और बेरहम तशद्दुद का भी सहारा लिया जाता है। महकूमियत जैसा कि जबर हुक्मरानी फौज की हिकमत अमली का हिस्सा बन जाता है। हुक्मरानों की निगरानी के लिए इंटेलिजेंस सर्विसेज का एक वसी नेटवर्क तैयार किया जाता है। जमा और एहतजाज का इजहार पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक के लिए मिसाल के तौर पर तकरीबन के साथ एक इंटरनेट सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI डायरेक्टोरेट तैयार किया। सियासतदानों और अफसरान की निगरानी के लिए 1 लाख मुलाजमीन का इंतखाब किया गया। ताहम तशद्दुद और इंटेलिजेंस की निगरानी मनफी हिकमत अमली है। हुक्मरानी फौज हुक्मरानी भी मुसल्लह फौज को बरकरार रखने के लिए मस्बत हिकमत अमली अपनाते हैं। मुतमईन की तनख्वाहों और दीगर अलाउंसेस और शराइत में इजाफा मुसल्लह फौज के अरकान ऐसा करते हैं। फौजी हुक्मरान तकरीबन हमेशा बढ़ते रहते हैं। दिफाई बजट इक़्तिदार संभालने के फौरन बाद एक बार उठाने के बाद दिफाई मुख्तस आमतौर पर अगले सालों में आला सतह पर रहे। 1950 और 60 की दिहाइयों में जब मुसल्लह कम्युनिस्ट, अब हम देखेंगे क्या नताइज निकले इसके सियासत में, मिलिट्री नताइज, रिजल्ट्स क्या निकले। 1950 और 60 की दिहाइयों में जब मुसल्लह कम्युनिस्ट कैडर्स ने ममालिक को धमकाया, जनूबी मशरिकी एशिया, मगरबी सरमायादार ममालिक फौज को एक नजर आते हैं कि इनके
अगले मारे से लड़ने और शिकस्त देने के लिए अहम इदारा समाजी साइंसदान, खास तौर पर वो लोग जो रियासत मुत्तहिदा यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, जो अपनी मुतालाती पॉलिसी को मुतल्लिका बनाने के ख्वाहिशमंद है। इन्होंने इसकी जदीद कारी में फौज के किरदार को ज्यादा समझा है। ल्यूकिन पाई, हेल्पर्न और जे जॉनसन मिसाल के तौर पर फौज को एक इंतहाई जदीद कुव्वत के तौर पर पेश करने वाले नजरियाती मॉडल्स तैयार किए हैं कि इन शोबों में अपनी तंजीमी और तकनीकी महारत को मुंतकिल करने के काबिल हो। हुकूमत और इंतजामिया ताहम इन तवक्कुआत की तरफ से जुटलाया गया था कि कई मुतालबात में किए गए ज्यादातर तजरबाती मुतालात फौजी हुकूमतों पर की गई। तरक्की पजीर ममालिक में इंकिशाफ किया कि इनके पास मनफी या बेहतरीन तौर पर नहीं है समाजी और इक्तिसादी जदीदत पर मुनफरिद असर। सियासी तरक्की के मैदान में फौजी हुकूमतों की कारकर्दगी इक्तिसादी तरक्की के शोबे से ज्यादा तबाकुन रहा है। तरक्की पजीर ममालिक में जो ज्यादातर मजहबी बुनियादों पर तकसीम हुए हैं, नस्ली, लिसानी और इलाकाई खुदूद पर फौज अकेली ही कौमी तब्दीली ला सकती है। इंजमाम यानी नेशनल इंटीग्रेशन, जो कि सियासी तरक्की पॉलिटिकल डेवलपमेंट की प्रोगेटिव है कि इसकी कारकर्दगी आज तक की फौज हुकूमतें इस मफरूजे की तारीफ नहीं करती। ये फौज थी जो पाकिस्तान में 1950 और 60 की दहाइयों में आमिरियत जिसने पहले कामयाबी पैदा की। तीसरी दुनिया में अलहदगी पसंद तहरीक इसी तरह के फैशन में अमल नाइजीरिया की तकसीम जनवरी 1966 की फौजी बगावत के बाद शुरू हुई। सरकर्दा अस्करी और सियासी शख्सियत पर बेरहमाना हमला किया। फौज ने जंगी अमवाल के साथ नाइजीरिया में 2 साल तक खाना जंगी की। सैकड़ों हजारों में चल रहा है। इसी तरह सूडानी फौज हुक्मरानों ने 1958 से मुल्क के जनूबी हिस्से में गुरिल्ला से लड़ रहे हैं। दर हकीकत सियासत में फौजी मुदाखलत ज्यादातर मामलात में एक शैतानी दायरा पैदा करती है। जो ये सियासत में फौज मुदाखलत करती है, इंटरफेयर करती है पॉलिटिक्स में, वो एक शैतानी दायरा पैदा करती है। सियासी पसमानदगी के हालात को बरकरार रखता है जो शुरू में जरूरी है। फौज को इक़्तिदार में लाया है, जैसा कि हंटिंगटन ने दलील दी है कि इसमें कलीदी उनसर सियासी तरक्की, पायदार सियासी इदारों की तरक्की है। प्राइमरी किसी भी मुल्क में सियासी इदारों की तरक्की के वसाइल सियासी होते हैं। इसके सियासी रहनुमाओं की महारत एक काबिल अमल तरक्की के लिए दरकार सियासी महारत और खुद को बरकरार रखने वाली सियासी निजाम में दूसरों के अलावा नजरियाती शामिल है। यानी कि जिस पॉलिटिकल सिस्टम में आपके लीडर्स जो हैं, वो पॉलिटिशियंस जो स्किलफुल हो, वो मेंटेन भी कर सकते हैं, सस्टेन भी रख सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को अपनी महारत से, अपनी काबिलियत से। चैलेंजों का जवाब देने की सलाहियत, इंतजामी सलाहियतें और गुफ्तो शनीद और सौदेबाजी की सलाहियतें, ये सिर्फ हासिल किया जा सकता है अवामी जिंदगी का मुश्किल स्कूल, यानी कि हार्ड स्कूल ऑफ पब्लिक लाइफ जिसको हम कहते हैं। ताहम फौजी हुकूमतें सियासी अमल के आजादाना बहाव को महदूद करती है। इनकी ताकत को बरकरार रखने, फौजी रहनुमाओं के जमा और बयान को रोकने के एहतजाज दफ्तर में अक्सर इसकी पहली कार्रवाई प्रेस पर सेंसरशिप मुसल्लत करना होती है। और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी, सियासी रहनुमा या तो खुद साख्ता जलाए वतनी में चले जाते हैं या तो वो खुद ही होते हैं जलाए वतन, या दूर दराज ममालिक में जलाए वतनी पर मजबूर हो जाते हैं। इसमें नाकाम होने वाले सियासतदानों के साथ सियासी महारत हासिल
करे शहरी जमहूरियत रिवायत जो जड़ पकड़ने में नाकाम रहते हैं। इनके दरमियान तरक्की पजीर ममालिक में फौजी हुकूमतें एक तिहाई मालूमात में सिविलियन हुकूमतें बहाल हो चुकी हैं। शहरी बहाली के ज्यादातर मामलात में सिविलियन लीडर यानी सियासतदान नाकाम हो चुके हैं। इन्होंने अपनी नाअहली इन्होंने दिखाई है अपनी इनकैपेबिलिटी किन्होंने सियासतदानों ने। वो नाकाम रहे हैं शहरी बहाली के मामलात में। अपनी सरकारी कारकर्दगी को अवाम की तवक्कात से हम आहंग करें, जबकि ये है कि जुज़वी तौर पर इन कौमों को दरपेश मसाइल की पेचीदा नौयत की वजह से इसकी बड़ी वजह सिविलियन लीडरों में सियासी महारत की कमी है कि जो हमारे लीडर्स हैं उनमें सियासी महारत नहीं है। फौज हुक्मरानों के पिछले दौर के नतीजे में ये इसकी गुंजाइश फराहम करता है कि फौज एक बार फिर सियासत में मुदाखलत करेगी। खुदगर्ज सियासतदानों की नागुज़ेर नाकामी की पेशन गोई को पूरा करना इस तरह सियासी पसमानदगी का सिलसिला दायमी हो जाता है। फौज का सियासी किरदार भी मुसल्लह अफवाज की अस्करी कुव्वत को खराब करता है। कई फौजें अपने सियासी किरदार की तफसील से समझौता कर चुकी हैं और दूसरी फौजों के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। सिर्फ पेशेवराना महारत हासिल करने की तरगीब दी जाती है। 1967 की अरब इसराइल जंग में बरादरान झगड़ों की वजह से शामी फौज की कारकर्दगी को बेहद नुकसान पहुंचा। इसके अफसरान के दरमियान इराकाई फौज भी इसी तरह अंदरूनी सियासी तौर पर कमजोर थी। झगड़ा इसी तरह मिस्री मुसल्लह अफवाज के सियासी किरदार में तापसी इसकी पेशावराना महारत को लूट लिया। ज्यादा पेशा और इसराइली मुसल्लह अफवाज ने एक मिस्री फौज को फौरी और जिल्लत आमेज शिकस्त दी। युगांडा में मुसल्लह अफवाज जिसने सबसे पहले एदी अमीन की दहशत और बर्बरियत की एक अलग तौर पर काम किया, तंजानिया के नाकिस दस्तों और युगांडा के दस्तों का सामना करने पर मुंतशिर हो गया। 1979 में जलाए वतन फौज अर्जेंटाइन की मुसल्लह अफवाज सियासत से खराब आसानी से फॉकलैंड की जंग में बरतानिया के हाथों उनको शिकस्त दी। – 1979 में जो जलाए वतन फौज अर्जेंटाइन की मुसल्लह अफवाज सियासत से खराब आसानी से फॉकलैंड की जंग में बरतानिया के हाथों इनको शिकस्त हासिल हुई। कर्जे के जैसा सोशल सिस्टम होगा, पॉलिटिकल सिस्टम होगा, वीक होगा फौज इंटरफेयर करेगी, स्ट्रांग होगा फौज का इंटरफेयर बहुत कम होगा। स्किलफुल लीडर्स होंगे, स्किलफुल पॉलिटिशियंस होंगे, स्किलफुल पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स होंगे जो कि हमको अपडेट करते रहेंगे, जो कि पेशन गोई करते रहेंगे क्या होने वाला है, कौन सी रियासत कौन सी सियासत कर रही है, उस हिसाब से हम कायम और दायम रह सकते हैं इन पे पॉलिटिकल सिस्टम में। आखिर में खुलासा ये कि फौजी हुकूमत ताकत के जरिए सियासी इक्तदार पर कब्जा करती है। इतना हमने जान लिया। जो ये मिलिट्री हुकूमत है, मिलिट्री रिजीम्स हैं, वो फोर्स के जरिए तख्ता पलट देती हैं सिविलियंस का, गवर्नमेंट का। गोया फौजी हुकूमत ताकत के जरिए ही सियासी इक्तदार पर कब्जा करती है। इसके बरक्स हुकूमत की सिविलियन शक्लें एक फौजी हुकूमत की गैर मौजूदगी की खुसूसियत है। सिविलियन में हम देखते हैं नॉन मिलिट्री सिस्टम, नॉन मिलिट्री पॉलिटिकल सिस्टम।
कानूनी हैसियत का हमने देखा कि सिपाही सियासतदान मेजर को आगे बढ़ाने से कासिर नजर आते हैं, वो उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जिन ममालिक पर वो हुकूमत करते हैं वहां की समाजी व इक्तिसादी बोथ सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फौज का सियासी तरक्की के मैदान में कारकर्दगी और भी मायूस कुन रही है। फौज पॉलिटिकल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने में बहुत नाकाम रही है। इसीलिए हम कहते हैं फौज का सियासी तरक्की के मैदान में कारकर्दगी और भी मायूस कुन रही है। फौजी हुकूमतें सियासी तरक्की के मसाइल को तेज करती है। इब्तिदाई तौर पर सिविलियन हुकूमतों का सामना करना पड़ा और वो आम शहरी को महरूम कर देते हैं। सियासत, एक आम शहरी वो इनोसेंट होता है, उसको नहीं पता होता है क्या हो रहा है, वो इलिटरेट भी है, वो वीक भी है, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकल सेंस भी उसमें नहीं है। सियासतदानों को बहुत ज्यादा जरूरी सियासी महारत हासिल करने का मौका मिलता है। इस तरह सियासी पसमानदगी के दावों को बरकरार रखना, इनके किरदार की तवसी फौज भी मुसल्लह अफवाज को पेशावराना महारत से महरूम करती है। जिसके नतीजे में बैरूनी और अंदरूनी सलामती के खतरात इंतजामिया और फौज के दरमियान हम आहंगी का रिश्ता जरूरी है। इसमें दोनों रहते हैं, दोनों का डर रहता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। तो जब तक सिविलियन और मिलिट्री आपस में स्मूथ रिलेशनशिप ना रखे, तब तक आप दूसरे मुल्क, आपका जो बैरूनी मुल्क होता है कोई, वो आप पर हमला कर सकता है। आपकी रिलेशनशिप जितनी मजबूत हो मिलिट्री के साथ, सिविलियन और मिलिट्री का जितना बॉन्ड स्ट्रांग हो, उतना आपके मुल्क पर जो दूसरा मुल्क है हमला करने से कासिर ही रहेगा। मुल्क की सेहतमंद हिम्मत तरक्की, ममालिक में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हुकूमत की मुख्तलिफ शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। हम एक मुल्क में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप एक तरह की देखते हैं और दूसरे मुल्क में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप दूसरे देखते हैं। ये इसलिए क्योंकि दर्जा बंदी की है कि डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड और वीक जो स्टेट्स होती हैं, ये उन पे डिपेंड करता है कि इनका मिलिट्री के साथ क्या रुझान रहता है, इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप रहती है, कहां पर मिलिट्री कितना इंटरफेयर करती है। जबकि बैस ममालिक में फौज सिविलियन क़यादत के ताबियह रहती है। दूसरों में कई बार बगावत करके मुंतकिब हुकूमतों का तख्ता उलट दिया था। फौज ने, हमने ये बारहा पढ़ा कि फौज ने बहुत दफा जो मुंतकिब की गई हुकूमतें थी उनको सपलॉट किया, उनका तख्ता ही उलट दिया। ताहम यहाँ तक इन ममालिक में जहां इसने सख्ती के साथ वफादारी बरकरार रखी थी, इस वक्त की हुकूमत ऐसे मिसालें मौजूद हैं जब इसका हुकूमत से इख्तिलाफ था। सिविलियन क़यादत अहले इल्म के दरमियान कमोबेश एक अमूमी इत्तिफाक है कि मौजूदा दौर में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में किसी हद तक तवाज़ुन है, पहले से कहीं ज्यादा फौज की तरफ झुकाव है। अब हमको लगता है कि जो अब ये सिस्टम है ये टिल्टेड है,
हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमको लगता है पॉलिटिकल सिस्टम का जो झुकाव है थोड़ा सा झुक गया है, किसकी तरफ? फौज की तरफ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आया दिनों में ये एक रिसर्च है कि फौज ये ज्यादा से ज्यादा इम्कान है कि फौज सियासत में दखल अंदाजी करे। शुक्रिया, नमस्ते।